नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम अपडेट में। आज से टेस्ट सीरीज की एक श्रृंखला को मैं स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें यह पहला टेस्ट आपके समक्ष उपस्थित है। कोचिंगों जैसे दृष्टि आईएएस हो या फिर यूपी पीसीएस 1 हो, पीसीएस अभ्यास हो, सभी कोचिंगों के टेस्ट सीरीज को हम इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी क्रम में आज पहला टेस्ट के साथ आज मैं शुरू करने वाला हूं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। टेस्ट नंबर 1। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। याद रखिए, इसमें मैं सीधे आपको आंसर बताऊंगा और इसके साथ साथ जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी वो भी मैं देता जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबे पुल का क्या नाम है? ठीक है, भारत के सबसे लंबे पुल का क्या नाम रखा गया है? तो याद रखिए, ये रखा गया अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नावा सेवा सेतु। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। यह पुल जो है महाराष्ट्र राज्य में बनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखें, हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अरविंद पनगड़िया जो है ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष होंगे और साथ ही साथ ये पहले नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। ठीक है, नीति आयोग के पहले सीईओ भी ये रह चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं। चैट जीपीटी सहित एआई मॉडलों के प्रशिक्षण के लिए कॉपीराइट सामग्री के अनधिकृत उपयोग का आरोप लगाते हुए किस संगठन ने ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है? तो याद रखिए, यह जो कार्रवाई शुरू की गई है, यह की गई है द न्यूयॉर्क टाइम के द्वारा। ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम ने यह कार्रवाई शुरू की है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार हाल ही में किसने 100 बिलियन डॉलर की संपत्ति प्राप्त करने वाली पहली महिला बनने का ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया है? ठीक है, यानी कि वो कौन सी महिलाएं जिन्होंने जिनकी प्रॉपर्टी जो है वो 100 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर गई है? तो याद रखिए, फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स जो हैं। ठीक है, इनकी संपत्ति जो है वो ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार 100 बिलियन डॉलर को पार कर चुकी है। अगर पूछा जाएगा कि भारत की सबसे अमीर महिला कौन है, तो याद रखिए, भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? सावित्री जिंदल। ठीक है, सावित्री जिंदल जी जो है, ठीक है, ये भारत की सबसे अमीर महिला है। ठीक है, नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 कौन कौन से दो देशों के बीच यह युद्धाभ्यास किया जाता है? डेजर्ट साइक्लोन, तो याद रखिए, संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच डेजर्ट साइक्लोन युद्धाभ्यास किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं छठवां क्वेश्चन। उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा द्वारा विकलांग व्यक्तियों के कौशल विकास एवं पुनर्वास एवं सशक्तिकरण हेतु समग्र क्षेत्रीय केंद्र सीआरसी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? याद रखिए, यह कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में किया गया है। ठीक है, सीआरसी का उद्घाटन। तो ए ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखते हैं। नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल 2023 कहाँ संपन्न हुआ? ठीक है, और यह भारत का पहला जीरो वेस्ट स्ट्रीट फूड फेस्टिवल था। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम्स के लिए। तो याद रखिए, इसका आयोजन कहाँ किया गया? नेशनल फूड फेस्टिवल का ये किया गया नई दिल्ली में। तो ए ऑप्शन जो हमारा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। आठवां क्वेश्चन है। यूरोपीय निवेश बैंक के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? ठीक है, हाल ही में यूरोपियन निवेश बैंक का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो याद रखिए, नादिया कैल्विनो को यूरोपियन निवेश बैंक का, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, तो नादिया कैल्विनो जो है वो ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नौवां प्रश्न। भारत के किस राज्य में 10वीं सदी का एक शिलालेख मिला है? ठीक है, यह 10वीं सदी का एक शिलालेख है जो कन्नड़ और संस्कृत दोनों भाषाओं में लिखा गया है। याद रखिए, यह कन्नड़ और संस्कृत में दोनों भाषाओं में लिखा गया है। तो यहाँ पे कर्नाटक देख के कन्नड़ देख के कर्नाटक पर सही नहीं लगाएंगे। ठीक है, यह कहाँ पे मिला है? याद रखिए, यह गोवा में मिला है। ठीक है, और यह किससे संबंधित है? यह कदम्ब राजवंश से संबंधित है। ठीक है, कदम्ब राजवंश से यह संबंधित है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। एडिडास, एडिडास एक शूज कंपनी है। ठीक है, एडिडास चीन के बाहर एशिया में अपना पहला और एकमात्र वैश्विक क्षमता संयंत्र किस भारतीय राज्य में स्थापित करेगा? तो याद रखिए, एडिडास द्वारा यह कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? ये
तमिलनाडु में स्थापित किया जा रहा है यह संयंत्र, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी जो है वो सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न देखते हैं, कौन सा देश दीर्घकालिक ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करते हुए अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा? ठीक है, किसके द्वारा भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात किया जाएगा? तो याद रखिए ऐसा नेपाल है, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, नेपाल के द्वारा 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात भारत को किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस भारतीय राज्य ने देश का पहला रिपोर्ट और मीटिंग प्रबंधन पोर्टल लॉन्च किया है? ठीक है, तो पहला मीटिंग प्रबंधन पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो याद रखिए यह हिमाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13वां प्रश्न है, इसरो और स्पेस एक्स के बीच ऐतिहासिक सहयोग में कौन सा संचार उपग्रह लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है? ठीक है, तो याद रखिए इसरो और स्पेस एक्स जो है वो किसकी कंपनी है? एलॉन मस्क की, ठीक है। तो याद रखिए यह जी सैट 20 उपग्रह को लॉन्च करने की तैयारी चल रही है, ठीक है। यह स्पेस एक्स और इसरो का संयुक्त उपक्रम है। तो ए ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में एक घोषणा में किस राज्य में आदिवासियों और दलितों पर ध्यान केंद्रित करते हुए वृद्धावस्था पेंशन की आयु 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष कर दी गई है? यानी कि अब जो वृद्धावस्था पेंशन मिलेगा वो 50 की उम्र को पार करने के पश्चात ही मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो याद रखिए 10 साल घटा दिया गया, तो यह झारखंड राज्य ने किया है, ठीक है। हेमंत सोरेन वहां के मुख्यमंत्री है, तो डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत और यूएसआईडी के बीच समझौता ज्ञापन एमओयू का लक्ष्य किस वर्ष तक भारतीय रेलवे को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? यानी रेलवे का टारगेट कब तक है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का? तो याद रखिए 2030 तक रेलवे का लक्ष्य है कि यह शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। सो 15वें का सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार वैश्विक दर्शकों के लिए भारतीय वस्तुओं को प्रदर्शन एवं भंडारण के लिए एक समर्पित व्यापार क्षेत्र में भारत पार्क, ठीक है, भारत पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो याद रखिए भारत पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये यूएई में किया जा रहा है, संयुक्त अरब अमीरात में। सो बी ऑप्शन जो है हमारा ये सही हो जाएगा। यह व्यापार एवं भंडारण के लिए समर्पित पार्क है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17वां प्रश्न, एशियाई विकास बैंक एडीबी, ठीक है, एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो याद रखिए ये विकासशील को नियुक्त किया गया है, ठीक है, एडीबी का कार्यकारी निदेशक, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ विवादित मुद्दा रह चुका था, ठीक है। भारत के ट्रक ड्राइवरों द्वारा इसका काफी विरोध किया गया था इस कानून का। तो पूछा गया, हिट एंड रन मामले के लिए नए यातायात कानून के तहत भागने और घातक दुर्घटना की रिपोर्ट करने में विफल रहने वाले ड्राइवर के लिए अधिकतम जेल की अवधि क्या है? तो याद रखिए जो अधिकतम जेल की अवधि है वो 10 वर्ष है, ठीक है। पहले या 2 वर्ष हुआ करता था, ठीक है, 2 वर्ष हुआ करता था, जिसे बढ़ाकर सरकार द्वारा 10 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है। इसके द्वारा काफी विरोध भी किया गया था। नेक्स्ट है 19वां प्रश्न है, किस देश ने संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन के प्रति समर्पण के लिए प्रतीक हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है? ठीक है, तो हिम तेंदुए को राष्ट्रीय प्रतीक किस देश ने घोषित किया है? याद रखिए किर्गिस्तान ने घोषित किया है, ठीक है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। याद रखिए भारत में सबसे ज्यादा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा हिम तेंदुए लद्दाख में पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? लद्दाख में पाए जाते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा तेंदुए किस राज्य में पाए जाते हैं अगर पूछेगा तो वो है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं 20वां प्रश्न, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? ठीक है, याद रखिए पीएम विश्वकर्मा योजना एक महत्वपूर्ण केंद्र सरकार की योजना है जिसके तहत 17 वर्गों को इसमें चयनित किया गया है, ठीक है। जिसमें इनका सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि जो परंपरागत व्यवसाय हैं उनको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए तथा देश की जीडीपी में उनको उनका भी कंट्रीब्यूशन जो है उसे बेहतर किया जाए, ठीक है। तो याद रखिए सरकार ने 17 सितंबर, ठीक है, 17 सितंबर 2023 को, सितंबर 2023 को यह योजना लॉन्च की, पीएम विश्वकर्मा योजना, ठीक है। और यह लागू करने वाला पहला राज्य जो बन गया वो जम्मू कश्मीर बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 21वां प्रश्न,
जनरल वीके सिंह द्वारा जारी पुस्तक संस्कृति के आयाम, ठीक है, संस्कृति के आयाम के लेखक कौन है, ठीक है, तो याद रखिए मनोरमा मिश्रा जो है वो संस्कृति के आयाम पुस्तक के लेखिका हैं, ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने सदियों पुरानी प्रथा को समाप्त करते हुए कुत्ते के मांस की खपत पर प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है, खपत और बिक्री दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो याद रखिए ये साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज है वहां पे कुत्ते के मांस का खपत होता है, ठीक है, अपने भारत के नागालैंड में भी कुत्ते का मांस का खपत किया जाता है। तो याद रखिए यह जो इनोवेटिव कदम उठाया है वो दक्षिण कोरिया ने उठाया है, ठीक है। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल है, ठीक है, सियोल। याद रखें राजधानी, क्योंकि राजधानियों से भी एक प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और दक्षिण कोरिया ने कुत्ते के मांस और खपत बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के साथ टिकाऊ ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने GIM 2024 यानी कि ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया गफाई को लॉन्च किया है? याद रखिए किसने लॉन्च किया है गफाई को? तो ये डेनमार्क ने लॉन्च किया है, ठीक है। सी ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। 25वां क्वेश्चन देखते हैं। तेंजिन लेकफेल के स्थान पर किसने आधिकारिक तौर पर बिम्स्टेक के महासचिव की भूमिका ग्रहण की है, ठीक है। तो याद रखिए जो बिम्स्टेक के महासचिव बने हैं अब की बार भारत से बने हैं, जिनका नाम है इंद्रमणि पांडे, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार का क्वेश्चन, जहां से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। 26वां प्रश्न है, अंटार्कटिका के 43वें वैज्ञानिक अभियान के लिए MV वासली गोलोबिन को किस देश ने किराए पर लिया गया है, किस देश से? तो याद रखिए ये किसने किराए पर लिया है? भारत ने किराए पर लिया है इसे, ठीक है। और इस जो जहाज है इसका नाम है MV वासली गोलोबिन, ठीक है। ये अंटार्कटिका मिशन के लिए ये भारत का मिशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 34 साल की उम्र में हाल ही में फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? याद रखिए ये समलैंगिक भी है, ठीक है, और इसके साथ साथ सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हैं, इनका नाम है गैब्रियल अटल, ठीक है। डी ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। 28वां प्रश्न देखते हैं, सशस्त्र बलों के लिए डीआरडीओ द्वारा लॉन्च की गई असॉल्ट राइफल का क्या नाम है? ठीक है, डीआरडीओ ने एक असॉल्ट राइफल का लॉन्च किया है, ठीक है, जो पूर्णतः स्वदेशी है। इसका नाम है उग्रम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 29वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे महापाषाण या मेगालिथ कहा जाता है? ठीक है, महापाषाण या मेगालिथ कहा जाता है। पहला है गुफा, दूसरा है मंदिर, तीसरा ऑप्शन है कब्र और चौथा ऑप्शन है उपकरण। याद रखिए जो कब्र थे इसे मेगालिथी या महापाषाण कहा जाता था, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पाई नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कालीबंगा में हड़प्पा पूर्व तथा हड़प्पा कालीन दोनों अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। बिल्कुल सही, हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों अवस्थाएं यहाँ पे देखने को मिलती हैं। दूसरा कथन है, हड़प्पा नगर में विशाल स्नानागार होते थे। याद रखिए विशाल स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं, ठीक है, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से जो है विशाल स्नानागार के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट 31वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? एक तरफ शासक दिया है, दूसरी तरफ राज्य दिया है। याद रखिए अवंत के जो नरेश थे वो चंड प्रदोत थे, ठीक है, जिन्हें पांडु रोग था, और मगध के शासक ने जीवक को इनके उपचार के लिए भेजा था, ठीक है। तो अवंती नरेश चंड प्रदोत। प्रसेनजीत जो है वो काशी के शासक नहीं थे, ये थे कौशल के, कौशल नरेश थे, ठीक है, कौशल नरेश प्रसेनजीत थे, ठीक है। नेक्स्ट है अजात शत्रु, अजात शत्रु मगध के शासक थे, ठीक है। तो इस प्रकार से 1 और 3 जो है वो सही ऑप्शन होगा, दूसरा जो है ऑप्शन ये हमारा गलत है। तो 1 और 3 यानी कि सी ऑप्शन जो है हमारा ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मुगल राज्य ने मुगल राज्य के स्वरूप को देखते हुए किस विद्वान ने यह तर्क दिया कि मुगल भारत में राज्य की अनूठी विशेषता यह थी कि इसने शोषक वर्गों के लिए केवल संरक्षात्मक भुजा के रूप में भूमिका नहीं निभाई, बल्कि यह स्वयं शोषण का एक प्रमुख जरिया जरिया रहा, ठीक है। तो यह कथन है प्रसिद्ध इतिहासकार इरफान हबीब का, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। दरअसल एग्जाम्स में ऐसे कथन पूछे जाते हैं, अक्सर एक न एक कथन ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है, तो याद रखें। 33वां प्रश्न देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किन स्थानों पर लोगों ने जंगल कानून को तोड़कर अपना विरोध प्रदर्शन प्रदर्शित किया? ठीक है,
तो कहाँ पे लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन प्रदर्शित किया, याद रखिए वो महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं मध्य भारत, ठीक है, मध्य प्रदेश आदि क्षेत्रों में लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन दिया। असम इसमें नहीं होगा। तो एक दो चार यानी कि लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन जो है ये सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, घरी कर, ठीक है, घरी कर अर्थात घर पे गृह कर, घर पे लगने वाला कर, ठीक है, गृह कर दिल्ली के किस शासक ने इम्पोज किया था? याद रखिए दिल्ली का एक शासक था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। उसने घर के ऊपर भी टैक्स लगाया था, ठीक है। और इसने तीन प्रकार के नए कर को इंट्रोड्यूस किया था, घरी कर, चरही कर और करही कर, ठीक है। और पूछा जाए कि इस पूरे मुगल काल, सल्तनत काल एवं कोई भी काल ले लें, ठीक है, गुप्त काल, प्राचीन भारतीय इतिहास, कहीं भी सबसे ज्यादा टैक्सेशन जो वसूल किया वो अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने संपूर्ण राजस्व का 1/2 भाग टैक्स के रूप में वसूल किया था, ठीक है। यदि हम गुप्त काल की देखें तो गुप्त काल, मौर्य काल में अक्सर 1/6 भाग जो है वो टैक्स के रूप में वसूले जाते थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने शरीयत को अनुसरण करते हुए लगभग आधा भाग टैक्स के रूप में वसूला था, और इसने कई नए करों को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। सो हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। सॉरी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक स्वस्थ शरीर का मतलब है ऐसा शरीर जो अपनी आत्मा के वशीभूत होता है, ठीक है, और एक उपकरण की तरह सदैव इसकी सेवा में तैयार रहता है। यह कथन किसका था? तो याद रखिए यह कथन जो है वो महात्मा गांधी का है, ठीक है। ऐसे दार्शनिक कथन जो है महात्मा गांधी के ही हो सकते हैं। तो सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भंडैती यह लोक नाट्य उत्तराखंड में प्रचलित है, ठीक है। अंकिया नाट महाराष्ट्र का लोक नृत्य नहीं, अंकिया नाट जो है वो गुजरात का है, ठीक है। तो ये ए भी गलत हो जाएगा, और बी भी जो है हमारा ऑप्शन में गलत हो जाएगा, ठीक है। जत्रा, जत्रा उड़ीसा और बंगाल का है, बिल्कुल सही। जत्रा जो है उड़ीसा और बंगाल का है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रम्मत राजस्थान के बीकानेर तथा जैसलमेर क्षेत्र में यह प्रचलित लोक नाट्य है, बिल्कुल सही। यह जो है राजस्थान के बीकानेर एवं जैसलमेर क्षेत्रों में यह लोक नाट्य प्रचलित है। तो ऑप्शन 3 और 4 जो है सही हो जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 37वां प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में इसमें कुछ कथन कहे गए हैं। प्रांतीय स्वशासन का उपबंध किया गया, बिल्कुल सही। प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई और केंद्र में द्वैत शासन इम्पोज कर किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना को उपबंध किया था, बिल्कुल सही। फेडरल कोर्ट की स्थापना 1937 में की गई थी, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। तो दूसरा ऑप्शन भी सही है। केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध किया गया था, बिल्कुल सही। अखिल भारतीय संघ का उपबंध गवर्नमेंट इंडिया ऑफ एक्ट 1935 के तहत किया गया था। इस तरीके से हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। पूछा गया है सही कथन, तो हमारा तीनों ऑप्शन जो है वो सही होंगे। नेक्स्ट देखते हैं 38वां प्रश्न। यहाँ पे कुछ संस्थापक दिए गए हैं और कुछ संस्थाएं दी गई हैं, ठीक है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, याद रखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे वो संबंधित थे किससे? इंडियन एसोसिएशन से संबंधित है, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन से संबंधित है। यदि बात करते हैं जस्टिस रानाडे की, ठीक है, तो जस्टिस रानाडे किससे संबंधित थे? याद, पूना सार्वजनिक सभा से, ठीक है। किससे संबंधित? पूना सार्वजनिक सभा से संबंधित है। एक मिनट, पूना सार्वजनिक सभा से संबंधित है। बात करते हैं वीएम राघवाचारी की, तो ये मद्रास महाजन सभा से संबंधित है, वीएम राघवाचारी, ठीक है। वहीं फिरोज शाह मेहता जो थे वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से संबंधित थे, ठीक है। तो ए का तीसरा, बी का दूसरा, ए का तीसरा, बी का दूसरा, इस तरीके से हमारा जो सी ऑप्शन है ना, ये हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं 39 क्वेश्चन। शाहजहां के शासनकाल में दारा सिकों को बल्क, बदख्शा और कंधार के अभियान पर भेजा गया था, ये कथन है, ठीक है। तो याद रखिए बिल्कुल सही, शाहजहां के शासनकाल में दारा सिकों को भेजा गया था बल्क, बदख्शा और कंधार के अभियान पे। दूसरा है, शाहजहां द्वारा मध्य पूर्व को भेजा गया अभियान अद्भुत रूप से सफल रहा, नहीं, बिल्कुल गलत है। यह जो अभियान था यह असफल था, और कहा जाता है कि कंधार पहली बार मुगल सल्तनत के हाथों से निकल गया था, ठीक है। तो इस तरीके से ए सही होगा, जबकि आर जो है हमारा गलत होगा। तो इस प्रकार से सी जो है हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। सी ऑप्शन जो है वो सही है, यानी कि ए सही है और आर जो है वो गलत है। नेक्स्ट देखते हैं 40वां प्रश्न।
मोडी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता है? तो याद रखिए मोडी लिपि का जो प्रयोग है वो मराठों द्वारा किया गया था, ठीक है? उनके प्रशासनिक कार्यों में किया गया था मराठों द्वारा मोडी लिपि का प्रयोग, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, किस मुस्लिम शासक के सिक्के पर देवी लक्ष्मी जी की आकृति का चित्रण है? याद रखिए जो मोहम्मद गौरी था, ठीक है, इसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति उकेरी गई थी, क्योंकि यहाँ के कुछ लोगों ने उसे बताया था कि देवी लक्ष्मी जो है वो धन की देवी है। इस तरीके से उसने एक तरफ सिक्के के कलमा, अरबी में कलमा गुदवाया था, और दूसरी तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति उकेरी थी, ताकि उसके धन संपदा में वृद्धि हो सके, ठीक है? तो 41वें का ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 42वां प्रश्न, महाविभाषा, ठीक है, जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है, किस बौद्ध परिषद की कृति है? ठीक है, याद रखिए ये चतुर्थ बौद्ध परिषद की कृति है महाविभाषा, ठीक है, ये साइक्लोपीडिया है, ठीक है। 43वां क्वेश्चन देखते हैं, अशोक से पूर्व निम्नलिखित में से किस शासक ने शांतिवादी नीति को अपनाया था? ठीक है, शांतिवादी नीति को अपनाने वाला कौन सा शासक था? देखते हैं, पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है अखनातून, तीसरा है सेलुकस और चौथा है दारावहु। याद रखिए जितने भी शासक थे, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, ठीक है, सेलुकस हो गया और दारावहु हो गया, ये अशोक के पहले थे। लेकिन अखनातून जो है, ठीक है, ये मिस्र का शासक था। कहाँ का शासक था? याद रखिए ये मिस्र का शासक था, ठीक है। इसने अशोक की तरह ही शांतिपूर्ण नीति को अपनाया था, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन देखते हैं, यह मुद्दा है, ठीक है, यह मुद्दा, ठीक है, मुद्दा, क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 377 भारत के संविधान के अनुच्छेद 21, 14 और 15 को उल्लंघन करता है? याद रखिए ये सबसे फेमस बात जो है, ठीक है, जिसके तहत यह फैसला आया कि जो धारा 377 है वो अनुच्छेद 21, 14 और 15 इन तीनों धाराओं को उल्लंघन करता है। यह आया नाज फाउंडेशन बनाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र व अन्य के मामले में, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। याद रखिए कुछ जो मूल अधिकार हैं वो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। जैसे कौन कौन से मूल अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त हैं? ठीक है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये केवल और केवल किसे प्राप्त है? ये केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त है। 15, 16, 19, 29, 30, इसके अलावा जितने भी अधिकार हैं वो भारतीयों और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं। तो याद रखिए जो पहला है व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 19 में आता है, ठीक है। कितने में आता है? आर्टिकल 19 में आता है, ठीक है। इस तरीके से जो हमारा ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो है केवल और केवल किसे प्राप्त है? ये भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो 45 का ए ऑप्शन सही है। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता अनिवार्य नहीं है? याद रखिए जो आयु सीमा का प्रावधान किया गया है, ठीक है, यह जजों के लिए प्रावधान नहीं है, ठीक है। 35 वर्ष की आयु किसके किसके लिए है? प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, इसके साथ साथ किसके लिए? गवर्नर के लिए। इन तीनों के लिए 35 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है, ठीक है, इन पदों पर पहुंचने के लिए। लेकिन जजों के लिए कोई भी न्यूनतम आयु या अधिक की प्रावधान नहीं किया गया है, ठीक है। तो याद रखिए बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन देखते हैं, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिए जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में, ठीक है, 1774 में जो है, ठीक है, ये को उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, और इसके जो चीफ जस्टिस थे वो थे एलिजा इम्पे, ठीक है, कौन थे? एलिजा इम्पे थे, ठीक है। इसके अलावा चैम्बर, लेमेस्टर और हाइड नामक 3 अन्य जज भी थे, ठीक है। टोटल 4 जजों की नियुक्ति की गई, जिसमें एलिजा इम्पे थे जो थे वो प्रमुख थे, ठीक है। और वारेन हेस्टिंग्स के समय में या उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। याद रखिए उस समय वारेन हेस्टिंग्स का समय था, ठीक है, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था बंगाल का। नेक्स्ट देखते हैं, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्र में ग्राम सभा की क्या भूमिका या शक्ति होती है? ठीक है, यहाँ पे ग्राम सभा व
की भूमिका व शक्ति के बारे में क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखिए पहला है, ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है। बिल्कुल सही, हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है। ग्राम सभा जो है के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है। बिल्कुल सही। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों में जो उनके पास लघु वनोपज होते हैं उनका भी स्वामित्व इन्हें प्रदान किया गया है पेशात नियम 1998 के द्वारा। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए पट्टा अथवा पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक है। बिल्कुल सही, EIA इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, इस तरीके से अगर कोई भी वहां पे डेवलपमेंट किया जा रहा है तो वहां के लोगों की राय लेनी जरूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से जो तीनों ऑप्शन है वो सही हो जाएंगे। तो एक, दो और तीन, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। एक, दो और तीन। नेक्स्ट देखते हैं 49वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। बिल्कुल सही, लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, और याद रखिए जो लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या होती है वो 22 होती है। ठीक है, कितनी होती है टोटल? 22 होती है। ठीक है, जिसमें से जो 15 सदस्य होते हैं, ठीक है, ये कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। और जो 7 सदस्य होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, लोक लेखा समिति का सदस्य राज्यसभा सदस्य और उद्योगों के व्यापार मंडल से कुछ जाने माने व्यक्ति होते हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये लोक लेखा समिति के सदस्य इसमें नहीं, केवल और केवल लोकसभा और राज्यसभा से चुने गए होते हैं, इसके अलावा और कहीं से भी नहीं चुने जाते। तो इस तरीके से हमारा जो सही ऑप्शन है वो ए हो जाएगा। ठीक है, केवल एक सही है। 50वां क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई? तो याद रखें पहले जो थी 14 भाषाएं थी। ठीक है, मूल संविधान में, इसके अलावा अन्य भाषाएं जोड़ी गई बाद में संविधान संशोधन के द्वारा। 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, इसके अलावा 92वां संविधान संशोधन। ठीक है, 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई। ठीक है, सिंधी भाषा। ठीक है, 71वें संविधान संशोधन के द्वारा KMN कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा जोड़ी गई। 92वें संविधान संशोधन के द्वारा BDMS बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ये भाषाएं जोड़ी गई। तो याद रखिए सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ये भाषाएं जो है बाद में जोड़ी गई। इस तरीके से सी ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अब इसे संविधान संशोधन को कैसे याद रखें? 21 और 71 अगर दोनों को जोड़ देते तो हमें 92 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, 21 और 71 को जोड़ने पे क्या प्राप्त होगा? 92 प्राप्त होगा। इस तरीके से एक ट्रिक से याद कर लेने हैं। 51वां है, भारत में निर्वाचन के संदर्भ में वीवीपैट का पूरा शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, वीवीपैट हमारा सी ऑप्शन है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। इसका नाम है वोटर वेरिफेबल पेपर ऑडिट ट्रेल, सी ऑप्शन। ठीक है, ये हमारा सही है। 52वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत संसद भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती क्योंकि उसकी अधिकारिता वही है जो संसद ने संविधान को प्रदा, प्रदान की है। याद रखिए ये जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, जो संसद होता है भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तारित कर सकती है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकारियों के सेवक संबंधित मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और न्यायालय का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है। बिल्कुल सही। ठीक है, जो व्यय होता है भारत की संचित निधि पर भारित होता है। तो कौन सा सही कथन है? याद रखिए बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 53वां क्वेश्चन, लोकपाल विधेयक 2011 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो पहला है लोकसभा में 4 अगस्त 2011 को इसे पूरा स्थापित किया गया था। ठीक है, तो बिल्कुल सही, लोकपाल विधेयक 2011 4 अगस्त को स्थापित किया गया था। श्री पी चिदम्बरम गृह मंत्री द्वारा इसे पूरा स्थापित किया गया था? नहीं, ये गलत है। ठीक है, पी चिदम्बरम द्वारा इसे नहीं स्थापित किया गया था। ठीक है, ये किसके द्वारा किया गया था? वी नारायण स्वामी द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, इसे स्थायी समिति को भेज दिया गया।
ठीक है, बिल्कुल सही। इसे स्थायी समिति को जांच के लिए भेजा गया था। सिविल सोसाइटी के सदस्यों द्वारा इसे कमजोर कहा गया था, बिल्कुल सही। तो इस तरीके से जो सही ऑप्शन है, 1, 3 और 4 हो जाएंगे सही ऑप्शन। ठीक है, 1, 3 और 4 डी ऑप्शन जो है हमारा वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 54वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है? ठीक है, तो भारत के सभी एटीएम को कौन जोड़ता है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान लिमिटेड, ठीक है, एनपी, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, ठीक है, कौन? एनपीसीआई जोड़ता है। एनपीसीआई द्वारा यह जुड़े होते हैं। तो यह हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगी। ये भारत के सभी एटीएमओ को जोड़ता है। 55वां प्रश्न देखते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय कौन अनुमानित करता है? तो भारत की जो राष्ट्रीय आय अनुमानित करता है, यह है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सीएसओ। ठीक है, सीएसओ, ठीक है, सीएसओ द्वारा, सेंट्रल स्टेटिकल ऑफिस द्वारा, ये जो है ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, ठीक है, ये अनुमानित किया जाता है भारत की राष्ट्रीय आय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? याद रखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो फेमस रिपोर्ट है, ठीक है, ये आईएमएफ के द्वारा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा यह जारी किया जाता है। सी ऑप्शन में इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में उत्तर प्रदेश की द्वितीय स्थान है, किन में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है? गन्ना उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। धान के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का जो है द्वितीय स्थान है। ठीक है, तो याद रखिए जो डी बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में रूलिंग के आधार पर कुछ निश्चित गणमान्य व्यक्तियों के चित्र ही सरकारी विज्ञापनों में प्रकाशित किए जा सकते हैं। निम्नलिखित व्यक्तित्व का चित्र प्रकाशित करना आदेशित नहीं है। किसका आदेशित नहीं है? तो याद रखिए उपराष्ट्रपति का। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति का जो चित्र प्रकाशित करना आदेशित नहीं किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 59 क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित आंकड़ों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देश की जनसंख्या, उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या का प्रतिशत है वो 18.5%, बिल्कुल गलत। ठीक है, यह 16.5% है। ठीक है, कितना है? 16.5%। ठीक है, 16.5% है। ठीक है, यही पहला ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। प्रति वर्ग घनत्व, जो वर्ग किलोमीटर घनत्व है वो 829 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का 2001 से 11 के जनगणना के बीच जो दशकीय वृद्धि दर वो 20.23% है। वही महिला साक्षरता 57.18% है। तीनों के तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। 60वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु की मांग की मात्रा को प्रभावित नहीं करता है? ठीक है, कौन वस्तु की मांग की मात्रा को प्रभावित नहीं करता? तो याद रखिए वस्तु के उत्पादन में आगतों की कीमत, ठीक है, कीमतें जो होती हैं ये वस्तु की मांग की मात्रा को प्रभावित नहीं करती हैं। तो डी ऑप्शन जो है वो सही आंसर होगा। 61वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं के भारत को उनके घटने के सुसंगत क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो कुछ घटनाएं हैं, ठीक है, उन्हें एक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो महल नोबिस मॉडल, ठीक है, तो महल नोबिस मॉडल याद रखिए कब आया था? ये 1956 से 1961 के बीच आया था। 1956 से लेके 61 तक महल नोबिस मॉडल था। योजना अवकाश, ये योजना अवकाश जब पंचवर्षीय योजनाएं नहीं चल रही थी, ये था 1966 टू 69। ठीक है, वही बात करते हैं आवर्ती योजना यानी कि रोलिंग प्लान की। तो रोलिंग प्लान था 1978। ठीक है, 1978 टू 80। ठीक है, ये रोलिंग प्लान का समय है। तो इस प्रकार से सबसे पहले आएगा महालनोबिस मॉडल, फिर आएगा योजना अवकाश, फिर इसके बाद आएगा आवर्ती यानी कि रोलिंग प्लान। 1, 2, 3 यानी कि ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 62वां प्रश्न। निम्नलिखित में से एक भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि का घटक नहीं है। ठीक है, कौन भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि का घटक नहीं है? तो याद रखिए सरकार की विदेशी मुद्रा जो परिसंपत्तियां होती हैं, ठीक है, ये विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि का घटक नहीं होती हैं। तो सी ऑप्शन जो है वो सही आंसर होगा।
63वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित करों पर विचार कीजिए। कंपनी कर, सीमा शुल्क, संपत्ति कर, उत्पाद कर। उपयुक्त में से कौन सा अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है? ठीक है, तो याद रखिए कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्स हैं। तो पहला यानी कि कंपनी कर और इसके साथ साथ संपत्ति कर जो है ये इनडायरेक्ट टैक्स हैं। तो एक और तीन यानी कि सी ऑप्शन जो वो सही हो जाएगा। 64वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको करेंसी नोट निर्गमन करने का अधिकार प्राप्त है? ठीक है, यानी किसे करेंसी नोट जारी करने का अधिकार प्राप्त है? तो ये आरबीआई को प्राप्त है। ठीक है, यह अधिकार किसे प्राप्त है? आरबीआई को। तो डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। फिलिप्स वक्र किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है? याद रखिए फिलिप्स वक्र किसके किसके मध्य को संबंध दिखाता है? तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य यह संबंध को प्रदर्शित करता है। ठीक है, किसके किसके बीच? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य। लोक खाता के संदर्भ में विचार कीजिए। इसका उल्लेख अनुच्छेद 266 दो में किया गया है। ठीक है, पहला कथन। दूसरा है सरकार द्वारा प्राप्त की जाने वाली यह धनराशि जो संचित निधि में जमा नहीं की जाती, लोक खाते में जमा की जाती है। ठीक है, तो यह दोनों के दोनों कथन सही है। ठीक है, यह लोक खाते में जमा की जाती है जो प्राप्त की जाने वाली राशि होती है। ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय है नहीं है? ठीक है, पूछा है संवैधानिक निकाय यानी कि जो जिसका संविधान के अनुच्छेदों में जिसका वर्णन है। ठीक है, नहीं है। ठीक है, तो कौन सा है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है, ठीक है, यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। इसका संविधान के अनुच्छेदों में उल्लेख नहीं है। जबकि कैग का, संयुक्त भाषाई अल्पसंख्यक का आयोग का, ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का, इन तीनों का वर्णन भारत के संविधान के अनुच्छेदों में दिया गया है। उप मुख्य संकट यानी सब प्राइम क्राइसिस शब्द निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? ठीक है, सब प्राइम संकट किससे संबंधित है? तो याद रखिए आर्थिक मंदी से संबंधित है। ठीक है, अमेरिका में आर्थिक मंदी आई थी जिसे सब प्राइम संकट कहा गया था। ठीक है, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर पर दोबारा कब्जा किया? ठीक है, तो याद रखिए दिल्ली अंग्रेजों के हाथों से वापस चली गई थी। ठीक है, बाद में जॉन निकलसन, ठीक है, जिसने नेतृत्व किया था दिल्ली में अंग्रेजी सेना का, उसके नेतृत्व में दिल्ली शहर पर सॉरी फिर से कब्जा कर लिया गया था। ठीक है, दिल्ली। तो सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। 70वां प्रश्न देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन के दौरान विभिन्न स्थानों एवं वहां के नेतृत्वकर्ताओं के संबंध में नीचे दी गई सूचियों को आपस में मिलाइए। नेतृत्वकर्ता एवं स्थान। तो पहला है सैयद रजा हैदर। ठीक है, सैयद रजा हैदर ने कहां से नेतृत्व किया था? याद रखिए इन्होंने किया था दिल्ली से। ठीक है, चिदम्बरम पिल्लई, चिदम्बरम पिल्लई ने जो नेतृत्व किया था इन्होंने मद्रास से किया था। ठीक है, कहां से किया था? मद्रास से। लाला लाजपत राय की बात करें तो लाला लाजपत राय ने पंजाब से किया था। वहीं हरि सर्वोत्तम राव, हरि सर्वोत्तम राव की बात करें तो इन्होंने आंध्र प्रदेश से इसका नेतृत्व किया था। लाला लाजपत राय ने कहां से किया था? पंजाब से किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से चौथा ए का चौथा ऑप्शन ये सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 71वां प्रश्न। 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत में एकीकरण के किन कारणों का योगदान रहा? ठीक, ठीक है, तो याद रखिए भारत के एकीकरण में कौन कौन से कारकों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो पहला है रेलवे, रेलवे ने योगदान दिया था। तार ने योगदान दिया था और डाक व्यवस्था ने योगदान दिया। सेना ने योगदान नहीं दिया था। ठीक है, तो जो दूसरा हम इलिमिनेट कर देते हैं, दूसरा ए नहीं होगा। ठीक है, बी भी नहीं होगा जिसमें दूसरा है, सी भी नहीं होगा। याद रखिए इसमें डी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, एक, तीन और चार। 73वां प्रश्न देखते हैं। सूर्यास्त का नियम संबंध निम्नलिखित में से किस भूमि व्यवस्था या व्यवस्थाओं से था? ठीक है, याद रखिए जो सूर्यास्त का नियम था, ठीक है, ये संबंधित था रैयत सॉरी जमींदारी व्यवस्था पे। और जमींदारी व्यवस्था को क्या कहते हैं? इस्तमरारी व्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, इसे बीसवेदारी व्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, जमींदारी, इस्तमरारी, बीसवेदारी, ठीक है, ये सभी किसके नाम है? जमींदारी व्यवस्था। यानी कि सूर्यास्त का नियम किस पे लागू होता था? इस्तमरारी व्यवस्था। यानी कि ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
73वां प्रश्न, ब्रिटिश काल में किस एक्ट में द्वारा विद्वान भारतीयों को बढ़ावा देने के लिए देश में आधुनिक विज्ञान एवं ज्ञान केंद्रों को प्रोत्साहित करने के सिद्धांत को शामिल किया गया था? ठीक है, तो याद रखिए 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया था भारत में शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाने हेतु। ठीक है, इसके लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का बजटीय प्रावधान भी किया गया था। 74वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जैनुल आबदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषताएं कौन कौन सी इसमें शामिल हैं? ठीक है, पहला है बुर्ज, दूसरा है बौद्ध पैगोडाओं से समानता और तीसरा है फारसी शैली। याद रखिए जो जैनुल आबदीन की जो कश्मीर में जामा मस्जिद का निर्माण किया गया था वह इन तीनों से प्रभावित था। ठीक है, तो 1, 2 और 3 यानी कि बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 75वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ठीक है, काकतीय जो है वो देवगिरी के नहीं, देवगिरी के जो थे ये यादव वंश था। ठीक है, यादव वंश। ठीक है, यादव वंश था। ठीक है, होयसल द्वार समुद्रम, पांडव यादव वारंगल, पांड्य मदुराई नहीं, ये जो बी ऑप्शन है। ठीक है, यानी कि जो होयसल थे, ठीक है, होयसल की राजधानी क्या थी? होयसलों की राजधानी थी द्वार समुद्रम, यानी कि जो हमारा बी ऑप्शन है। ठीक है, बी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, होयसलों की राजधानी द्वार समुद्रम थी। ठीक है, काकतीयों की जो थी वारंगल थी, यादवों की जो थी वो देवगिरी थी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम 75 प्रश्नों को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, दूसरा वीडियो आधारित होगा या नेक्स्ट 75 क्वेश्चन पे इसको हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।